तो अपन ने पढ़ लिया था कॉकरोच का उत्सर्जन तंत्र पढ़ लिया है ना, परिसंचरण भी हो गया था। अब शुरू करते हैं कौन सा, तंत्रिका तंत्र। अच्छा ये बताइए, जो कॉकरोच होता है वो नॉन कोऑर्डिनेट में आएगा कि कोऑर्डिनेट में आएगा? नॉन कोऑर्डिनेट में आएगा, ठीक है। अब जो नॉन कोऑर्डिनेट होते हैं उसके लिए अगर अपन तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं तो वो अधर सतह पर मिलेगा कि पृष्ठ सतह पर मिलेगा? देखो इसके लिए लिखा हुआ रहता है ना, दोहरा अधर और ठोस तंत्रिका रज्जु मिलता है इसमें। कैसा मिलता है? दोहरा मिलता है, ठोस मिलता है और अदर साइड में मिलता है। डबल, सॉलिड और वेंट्रल, दोहरा, अदर और ठोस तंत्रिका रज्जु मिलता है। अब अगर अपन इसके तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं तो कॉकरोच का जो तंत्रिका तंत्र होता है, इसका तंत्रिका तंत्र श्रेणीबद्ध, मतलब सीरियली अरेंज फ्यूज होते हैं, खंडीय व्यवस्थित गुच्छिकाओं का बना होता है। गुच्छिकाओं का मतलब होता है यहाँ पे गैंग्लिया। गुच्छिकाओं का मतलब क्या होता है? गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या होते हैं? देखो जो न्यूरॉन होता है ना उसके तीन पार्ट होते हैं, साइटोन, एक्सोन और डेंड्राइट्स। कोशिका का है ना, एक्सोन मतलब तंत्रिकाक्ष और ध्रुमाशय। तो जो साइटोन का जो ग्रुप होता है ना उसको क्या बोला जाता है? गैंग्लिया बोला जाता है। आई बात समझ में? जो साइटोन होते हैं ना, कोशिका काय होता है, उसका जो ग्रुपिंग हो जाती है, उसका जो समूह होता है उसको मिला करके क्या बोला जाता है? गुच्छिकाएं बोला जाता है। तो जो तंत्रिका तंत्र है वो श्रेणीबद्ध खंडीय व्यवस्थित गुच्छिकाओं का बना होता है। अभी मैं इसको डायग्राम से भी बताऊंगा ना, या फिर इसको अपन ऐसे इंग्लिश में लिख सकते हैं, फ्यूज्ड segmentally arranged गैंग्लिया। कैसे रहते हैं? फ्यूज्ड रहते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं? सेगमेंट मतलब खंडों में व्यवस्थित रहते हैं। और क्या होते हैं? गैंग्लिया। गैंग्लिया का मतलब क्या होता है? कोशिका काय का समूह, ठीक है। इसी के साथ में ये जो गुच्छिकाएं होती है ना, ये पेयर्ड लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव्स, मतलब कि युग्मित अनुदैर्ध्य संयोजी से जुड़ी रहती है। संयोजी से जुड़े रहते हैं। एक बार एक और लाइन में बताता हूं, ये जो टोटल जो गैंग्लिया होते हैं ना वो कितने होते हैं? 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं। अब 9 में से जो थोरैसिक वाला रीजन है उसमें तो कितने मिलेंगे? 3, क्योंकि थोरैक्स में 3 ही रीजन होते हैं ना वक्ष में, अग्र, मध्य और बस। तो 3 तो उसमें मिल जाते हैं, बाकी किस में मिलेंगे? उधर वाले में। तो वक्ष में कितने मिलते हैं भाई? 3 मिलते हैं। और उधर में कितने मिलेंगे? 6 मिलेंगे। अब देखो इसका डायग्राम अपन बना करके देखते हैं। मैंने क्या बोला था? श्रेणीबद्ध खंडीय व्यवस्थित गैंग्लिया पाए जाते हैं, मतलब कि फ्यूज रहेंगे। देखो 3 तो मैं बना देता हूं। ये कलर दिख रहा है ना तुम्हें? तो बोलते क्यों नहीं हो फिर? ठीक है, तो अपन तो पहले तो 3 तो ये वाला दिख रहा है, ठीक है। तो ये देखो पहले मैंने बना दिया T1 वाला, देखो फ्यूज हो रखा है। ये दूसरा है, ये तीसरा है। T1, T2 और T3 हो गया है। अब अपन को A में कितने बनाने हैं? 6 बनाने हैं। 1
2 3 4 5 6। ये तो क्या हो गया, देखो अपन को पता है ना कॉकरोच में खंड व्यवस्था पाई जाती है, तो ये अपन ने एक एक खंड में ये बना दिया। जैसे ये थोरैक्स में 3 खंड होते हैं तो तीनों में एक एक बना दिया, ठीक है। एब्डोमेन में 10 होते हैं ना, लेकिन उसमें पाए कितने जाते हैं, 6 पाए जाते हैं, तो ये अपन ने 6 बना दिए। तो श्रेणीबद्ध होते हैं, श्रेणी में अरेंज है। खंडी होते हैं, खंडों में व्यवस्थित। और क्या होते हैं ये, ग्रुप ऑफ साइटोन, कोशिका काय का समूह होता है। अब ये आपस में किससे जुड़े हुए रहते हैं, अनुदैर्ध्य संयोजी से। अनुदैर्ध्य संयोजी का मतलब देखिए ये किससे जुड़े हुए हैं, आपस में ऐसे जुड़े हुए रहते हैं। अच्छा, ये जो संयोजी होती है वो युग्मित होती है कि अयुग्मित होती है, युग्मित होती है। तो देखो 2 2 बना रहा हूं मैं युग्म में, समझ पा रहे हो, इनको आपस में जोड़ दिया। ये देखो अब डबल डबल लग रहा है कि तुम नहीं लग रहा, डबल लग रहा ना। और ये सॉलिड होता है, डबल सॉलिड, और कौन सी साइड पे मिलेगा, अदर पे मिलेगा। तो अपन ने इसको क्या बोला था, दोहरा अदर तंत्रिका रज्जु बोला था, ठीक है। ये तो हो गया 3 तो थोरैक्स वाले में और 6 एब्डोमेन मतलब उदर वाले रीजन में हो गए। अब ये तो थोरैक्स है, थोरैक्स के ऊपर कौन सा भाग मिलता है, हेड वाला मिलता है ना। तो हेड वाले में देखो क्या होता है, ये भी आपस में ऐसे जुड़े हुए रहते हैं यूं, ये होता है हेड वाला रीजन। अब इसमें ये जो गैंग्लिया निकलते हैं इधर से, ये वाला जो गैंग्लिया ना, इसको बोला जाता है। अच्छा एक बात बताओ, मुख, मुख के बाद में आती है ग्रेसनी, फिर ग्रेसिका। अब जो मुख मिलता है वो तो हेड वाले रीजन में मिलता है ना, तो हेड के बाद में ग्रेसनी आएगी, ग्रेसनी के बाद में ग्रेसिका आएगी। तो ग्रेसिका के ऊपर वाला जो होता है उसको बोला जाता है सुप्रा। ऊपर के लिए यूज किया जाता है सुप्रा, और नीचे के लिए सब। तो इसको ये जो गैंग्लिया होता है इसको बोला जाता है सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया। और हिंदी में बोलेंगे इसको अधिग्रेसिका गुच्छिका। क्या बोलेंगे, अधिग्रेसिका गुच्छिका। अब कौन से वाले रीजन में है ये, हेड वाले रीजन में है ना। कौन से वाले रीजन में, हेड। अच्छा इसका जो ब्रेन है वो कहाँ पे मिलेगा, हेड में मिलेगा कि थोरैक्स में मिलेगा कि उधर में मिलेगा, हेड में मिलेगा ना, ब्रेन मस्तिष्क। तो ये जो होती है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, किसका प्रतिनिधित्व करती है, मस्तिष्क का। किसका, मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करती है। कौन सा वाला गैंग्लिया करता है, अधिग्रेसिका गुच्छिका या फिर सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया। और ये जो है, अब बताओ ये जो गैंग्लिया है किसकी सप्लाई करेगा, ब्लड की सप्लाई करेगा कि तंत्रिकाओं की सप्लाई करेगा। तंत्रिका है तो तंत्रिकाओं की सप्लाई करेगा ना, ब्लड का थोड़ी ना करेगा। तो ये जो सप्लाई है किस किस को करता है, देखो ये 2 चीजों को तंत्रिका की सप्लाई करता है। एक तो किसको, कंपाउंड आई को, संयुक्त आंखें, और एक दूसरा किसको करता है, श्रृंगिकाओं को या फिर मतलब एंटीनाओं को। किसकी सप्लाई करेगा ये, तंत्रिका आपूर्ति करता है। अब देखो वापस से पीछे चलते हैं अपन। तंत्रिका तंत्र कैसा होता है, दोहरा अधर और ठोस तंत्रिका रज्जु मिलता है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र में क्या पाए जाते हैं, श्रेणीबद्ध खंडीय व्यवस्थित गुच्छिकाएं पाई जाती है। तो देखो श्रेणीबद्ध खंडित गुच्छिकाएं पाई जाती हैं। और ये जो गुच्छिकाएं होती हैं आपस में किससे जुड़ी हुई रहती हैं, पेयर लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स, मतलब कि युग्मित अनुदैर्ध्य संयोजी से जुड़े हुए रहते हैं। देखो युग्म, ये रेड कलर में युग्म में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, और ये ऐसा जो होता है उसको लॉन्गिट्यूडनल बोला जाता है, मतलब अनुदैर्ध्य बोला जाता है। और ये संयोजन मतलब दोनों चीजों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, उससे जुड़े हुए हैं। टोटल होते कितने हैं, 9 होते हैं। 3 कहां पे पाए जाते हैं, ये देखो इसको मैं बोल दूं T1, T2 और T3, मतलब थोरैक्स वाले में 3 हो गए। और बाकी किस में मिलेंगे, एब्डोमेन में A1, A2, A3, A4, A5 और A6। टोटल कितने हो गए, 9 हो गए ना। तो 9 गुच्छिकाएं पाई जाती हैं, 3 तो वक्ष वाले भाग में और 6 उदर वाले भाग में। ये बात थी, अदर सतह पे मिलता है। और इसमें ये याद रख लेना कि जो सिर में
जो मस्तिष्क का जो प्रतिनिधित्व है वो कौन सी वाली गुच्छिका करती है, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया। और ये वाली जो है ना गुच्छिका वो किसको तंत्रिका आपूर्ति करती है, कंपाउंड आई और एंटीना मतलब कि सरंगिका को। अपन ने कल देखो एक डायग्राम बनाया था, ये वाला, ये अदर सतह है ना, इसको अपन ने यहाँ पे जो साइनस था, ये जो गुहा थी इसको क्या बोला था, परितंत्रिकीय गुहा बोला था। ऊपर वाली थी उसको तो क्या बोला था, परिहृदयी गुहा, इसको परि अंतरंगी हुआ, और इसको क्या बोला था, परितंत्रिकीय हुआ, क्योंकि इसमें क्या मिलता है, तंत्रिका तंत्र मिलता है। तो कौन सी सतह पर थी ये, अदर सतह पर थी, तो इसलिए वो देखो अदर तंत्रिका रज्जु होता है। समझ गए बात को, करो इसको नोट। कर ले नोट। एक पॉइंट लिखिए, कॉकरोच के तंत्रिका तंत्र का, कॉकरोच के तंत्रिका तंत्र का अधिकांश भाग वक्ष तथा उदर वाले हिस्से में पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र का अधिकांश भाग वक्ष तथा उदर वाले हिस्से में पाया जाता है। इसका थोड़ा सा ही पार्ट सिर वाले भाग में पाया जाता है। इसका थोड़ा सा ही भाग या फिर पार्ट सिर वाले भाग में पाया जाता है। अगली लाइन से लिखो, इसलिए अगर कॉकरोच के सिर को काट दिया जाए, तभी भी कॉकरोच एक सप्ताह तक जीवित रह सकता है।
ठीक है, क्योंकि उसमें क्या थोड़ा सा पार्ट ही मिलता है इसलिए। बाकी का जो होता है अपन ने जैसे कि जो गैंग्लिया बताए थे, मेन जो नर्वस सिस्टम वो तो किस में मिलता है, थोरैक्स वाले में और उदर वाले में मिलता है। अब ये तो हो गया तंत्रिका तंत्र। अब कौन सा सिस्टम आएगा, जनन तंत्र। एक सप्ताह बाद में इसलिए बन जाता है क्योंकि जो तंत्र क्या बोलते हैं, अपन ने हेड को अलग कर दिया है। अब हेड में उसके माउथ पार्ट्स थे, मुखांग थे ना, तो मुखांग नहीं तो खाना नहीं खा रहा तो कैसे जिंदा रहेगा। हाँ, खाना वाना नहीं मिला ना क्योंकि मुखांगी हटा दी है। तो देखो जनन तंत्र में बात करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जो कॉकरोच होता है वो उसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं कि एक में ही मिलते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अपन मेल का अलग पढ़ेंगे और फीमेल का अलग पढ़ेंगे। तो इधर मैं कुछ लिख देता हूं, नर जनन तंत्र, और इधर कुछ संरचना में बताऊंगा आपको किसकी, मादा जनन तंत्र की। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, कुछ एक जो नाम अपन को वो याद रखने हैं, कुछ साथ में ही हो जाएगा। देखिए नर जनन तंत्र में जो होते हैं, एक तो इसमें क्या पाया जाता है, टेस्टिस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, टेस्टिस वृषण। कितने होते हैं, एक जोड़ी होते हैं। ठीक है, और इसमें पाई जाती है वास डिफरेंस, शुक्रवाहिनी। अब देखो जब वृषण एक जोड़ी है तो शुक्रवाहिनी भी कितनी होंगी, एक जोड़ी ही होंगी, है ना। अभी अपन बस नाम लेते हैं, कैसे क्या काम करते हैं वो अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, वास डिफरेंस के साथ में इसमें पाई जाती है सेमाइनल वेसिकल शुक्राशय। ये जो शुक्राशय है वो केवल एक होता है। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पे ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, जिनमें एक ग्रंथि होती है उसको बोला जाता है मशरूम ग्लैंड। क्या बोला जाता है, मशरूम ग्लैंड, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं छत्रक ग्रंथि। ठीक है, ये जो छत्रक ग्रंथि है वो भी कितनी होती है, एक ही होती है। फिर एक और होती है जिसको बोला जाता है फैलिक ग्लैंड, और इसी का दूसरा नाम होता है कॉन्ग्लोबेट। ये कितनी होती है, ये भी एक ही होती है ना। फैलिक को हिंदी में भी फैलिक ही बोला जाता है, या फिर शिश्नीय ग्रंथि भी बोल सकते हैं। मशरूम ग्लैंड हो गई है, फैलिक ग्लैंड हो गई है। ठीक है, फिर एक डक्ट पाई जाती है जिसको बोला जाता है स्क्लनीय नलिका। कौन सी नलिका होती है, एजेकुलेटरी डक्ट या फिर स्क्लनीय नलिका। ये भी कितनी होती है, एक ही होती है। और फिर इसमें पाए जाते हैं फेलोमियर या फिर गोनेपोफाइसिस। इनको बोला जाता है युग्म प्रवर्धक या फिर शिश्नखंड। शिश्नखंड याद रख लेना, क्या बोला जाता है इनको, शिश्नखंड। और ये कितने होते हैं, टोटल 3 होते हैं। तो नर जनन तंत्र में कौन कौन सी संरचना अपन को पढ़नी है, टेस्टिस कितने होते हैं, एक जोड़ी होते हैं। वास डिफरेंस, शुक्रवाहिनी कितनी होती है, एक जोड़ी होती है। शुक्राशय एक, छत्रक ग्रंथि एक, फैलिक ग्रंथि कितनी होती है, एक होती है। स्क्लनीय नलिका कितनी होती है, एक। और ये शिश्नखंड कितने होते हैं, 3 होते हैं। ये जो शिश्नखंड है ना, इनको बोला जाता है इसके नर के बाह्य जननांग। ठीक है, बाह्य जननांग कितने होते हैं, 3, जिनको फेलोमियर या फिर गोनेपोफाइसिस बोला जाता है। अब आते हैं इधर मादा वाले। मादा में देखो इधर टेस्टिस मिलते हैं, उधर कौन से मिलेंगे, ओवरी, अंडाशय। अंडाशय कितने होते हैं, एक जोड़ी होते हैं। अंडाशय है तो फिर क्या मिलेगी, ओविडक्ट, बोले तो अंडवाहिनी। कितनी होती है, ये भी एक जोड़ी होती है।
फिर मिलती है योनि, या फिर इसको बोला जाता है कॉमन ओविडक्ट और संयुक्त अंडवाहिनी। ये कितनी होती है? ये केवल एक होती है, ठीक है। फिर इसमें पाए जाते हैं स्पर्मथिका, इनको बोला जाता है शुक्राणुधर। ये कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है, एक जोड़ी होती है। शुक्राणुधर का मतलब होता है शुक्राणु का संग्रहण करने के लिए होता है। फिर इसमें ग्रंथि पाई जाती है कोलेट्रियल ग्लैंड, समपार्श्विक ग्रंथि। ये भी कितनी होती है? 2 होती है, मतलब कि एक जोड़ी हो गई है। फिर इसमें एक होती है ओविपोजिटर, इनको बोला जाता है अंड निक्षेपक। ये होते हैं 3 जोड़ी। तो ये कुछ नर में संरचनाएं होती हैं और मादा में संरचनाएं होती हैं, ठीक है। ये तो अपन को ऐसा ओवरव्यू याद रखना है कि संरचनाएं कौन कौन सी है। अब देखते हैं इनको एक एक के बारे में कैसे क्या होता है। तो मैं आपको पहले तो ब्रीफ कर देता हूँ कैसे क्या होगा। देखो, जो टेस्टिस होते हैं, जो वृषण होते हैं, उसमें किसका निर्माण होगा? शुक्राणुओं का निर्माण होगा, ठीक है। तो वृषण में शुक्राणु का निर्माण हुआ। ये शुक्राणु बन करके फिर किसके थ्रू जाते हैं? शुक्रवाहिनी के होते हुए। किससे होते हुए? शुक्रवाहिनी से होते हुए कहाँ पे स्टोर कर दिए जाते हैं? शुक्राशय में। शुक्र आशय मतलब शुक्राणु को क्या मिलेगा? वहां पे आशय मिलेगा, मतलब वहां पे स्टोर रहेंगे। भाई शुक्राणु बने तो कहाँ पे? वृषण में बने, और शुक्रवाहिनी से होते हुए कहाँ पे स्टोर हो गए? शुक्राशय में हो गए। अब शुक्राशय में क्या किया जाता है? इन शुक्राणुओं को, जैसे बहुत सारे शुक्राणु आएंगे ना, एक बॉल लाइक संरचना बना दी जाती है। क्या बना दी जाती है? बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना दी जाती है, जिसको बोला जाता है स्पर्म बॉल। शुक्राणु बॉल बनाया जाता है। अब इस शुक्राणु बॉल के ऊपर क्या है? अब जैसे कि ये शुक्राणु है, अब जाएंगे तो ये मादा के पास में ना। अब इस बॉल को अगर अपन ऐसे डायरेक्टली रिलीज कर देंगे तो वो अलग अलग हो सकते हैं, टूट सकते हैं ना, मतलब उनको कोई भी हानि हो सकती है। तो इस हानि से बचाने के लिए इस शुक्राणु की जो बॉल होती है, इसके ऊपर अपन 3 कवरिंग बनाएंगे, 3 आवरण बनाते हैं। जो पहला आवरण है वो कौन बनाती है? मशरूम ग्रंथि बनाती है। कौन बनाएगी? मशरूम ग्रंथि। जो दूसरा आवरण है वो बनाता है स्खलनीय नलिका का स्राव। क्या? स्खलनीय नलिका का स्राव। और जो तीसरा जो आवरण है वो कौन बनाती है? ये फैलिक ग्लैंड बनाती है। कौन से बनाएगी? फैलिक ग्लैंड बना दिया। अब उस पे देखो बॉल बना दी है, बॉल पे 3 कवरिंग बना दी है। अब कवरिंग है तो वो सुरक्षित है। अब उसको क्या कर दिया जाता है? बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। अब बॉडी से बाहर रिलीज तो कर देंगे, लेकिन रिलीज कहाँ पे करेगा? फीमेल में करेगा ना। अब देखो फीमेल में क्या पाया जाता है? इसका जनन चैम्बर, जनन कोष्ठ होता है। फीमेल का जो जनन कोष्ठ होता है, अब उसकी जो ओपनिंग होती है उसको खोलने के लिए कोई स्ट्रक्चर भी तो होनी चाहिए। तो उसमें कौन हेल्प करते हैं? ये फेलोमियर। जो 3 फेलोमियर होते हैं ना, ये मादा के जो जनन चैम्बर होता है, जनन कोष्ठ होता है, उसको खोलने में सहायक होते हैं। तो देखो, जो स्पर्म की जो बॉल थी या फिर स्पर्मेटोफोर था, वो अब कहाँ पे चला जाएगा? मादा की बॉडी में चला गया ना। तो स्पर्म अब कहाँ पे पहुंच चुके हैं? ऐसे शुक्राणु धर में पहुंच चुके हैं। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, नहीं आई क्या? आगे ना। अब देखो मादा में क्या होगा? अंडाशय में किसका निर्माण होगा? अंडाणु का निर्माण होगा। अंडाणु अपनी अपनी साइड के अंडाशय से निकल के कहाँ पे आ जाएंगे? अंडवाहिनी में आ जाते हैं। अंडवाहिनियों से होकर के कहाँ पे स्टोर हो जाते हैं? योनि में या फिर संयुक्त अंडवाहिनी में। अब स्पर्म भी पहुंच चुके हैं उसके पास में, और उधर से अंडे भी आ चुके हैं। बताओ अब क्या होगा आगे? निषेचन होगा ना। निषेचन जो होता है उसके वो जनन कक्ष में होता है। किस में होता है? जनन कक्ष में। अब लिख देते हैं जनन चैम्बर भी होता है एक, ठीक है। अब जो निषेचन होगा वो कहाँ पे होगा? जनन कक्ष में होगा। निषेचन के बाद में क्या बन जाता है? युग्मनज बन जाएगा ना। अब देखो होता क्या है इसमें, ये जो अंडाशय होता है ना, एक अंडाशय अंदर से भी 8 जो ट्यूबल्स होती है उसमें बटा हुआ रहता है। मान के चलो ये एक अंडाशय है, ठीक है। ये अंदर से 8 ऐसी लंबी नलिकाओं के रूप में विभाजित रहता है, और हर एक इसमें क्या बनता है? एक एक अंडे का फॉर्मेशन होता है। तो बताओ एक अंडाशय में कितने अंडाणु बन रहे होंगे? 8 बन रहे होंगे ना। और दोनों में कितने बन जाएंगे? 8 इधर और 8 इधर। कितने बन जाएंगे एक टाइम पे? 16 बन जाएंगे। अब वापिस से आओ, अभी मैं लिखवा दूंगा, बस समझो। 16 आ रहे होंगे, 16 अंडाणु आ गए।
सॉरी अंडे आ गए ना, और स्पर्म तो अपने पास में बहुत सारे रहते हैं, इनका क्या हो गया, निषेचन हो गया। अब बताओ जब 16 का एक साथ में निषेचन हो रहा तो युग्मनज भी तो 16 ही बनेंगे ना। अब 16 बनते हैं तो इनको क्या किया जाता है, अब इनको एक पैकेट में या फिर एक संपुट में, एक कैप्सूल में क्या कर दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है, जिसको बोला जाता है अंड कवच। जैसे अपन ने यहाँ पे शुक्राणु को एक आवरण बना दिया था ना, वैसे ही यहाँ पे निषेचन होने के बाद में जो अंडे होते हैं ना, उनके ऊपर क्या बना दिया जाता है, कवरिंग बना दी जाती है, मतलब अंड कवच में इनको व्यवस्थित कर दिया जाता है। और अंड कवच को फिर ये जनन कक्ष में जो व्यवस्था है, ओवा पोजिटर, देखो ओवी का मतलब हो गया अंडे, पोजिटर मतलब उनको पोजिशन, जो 16 आएंगे ना उनको कैसे व्यवस्थित करना है, ये काम किसका होता है, इस अंड निक्षेप का होता है। आया समझ में, है ना। अब इसको अपन एक एक को पढ़ते हैं। देखो तो सबसे पहले क्या है, टेस्टिस, वृषण। वृषण होते कितने हैं भाई, एक जोड़ी होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ये मिलेंगे कहाँ पे, ये जो जनन, जो नर जनन तंत्र है ना, ये मिलता कहाँ पे, थोरैक्स के वाले भाग में मिलेगा, सिर वाले भाग में मिलेगा कि उदर वाले भाग में मिलेगा, उदर वाले भाग में मिलेगा। तो ये मिलता है उदर के 4 से 6 खंड में। कौन से वाले खंड में मिलते हैं, 4 से 6। अच्छा ये जो वृषण होता है ना, ये 3 से 4 पालियों में विभाजित होते हैं, या फिर बोल सकते हैं ये 3 से 4 पालित होते हैं। वृषण में क्या होता है, किसका निर्माण होता है वृषण में, शुक्राणु का निर्माण होता है ना। तो यहाँ पे वृषण में क्या होगा, शुक्राणु जनन होता है। क्या होता है, शुक्राणु जनन होता है। बताओ इन चारों पॉइंट में से किसी को कोई दिक्कत है क्या। वृषण कितने होते हैं, एक जोड़ी होते हैं, उधर के 4 से 6 खंड में व्यवस्थित होते हैं। कितने पालित होते हैं, 3 और 4 पालित हो सकते हैं। और काम क्या होता है वृषण का, शुक्राणु जनन। क्लियर है। अब देखो आगे कौन सी आ जाती है, फिर शुक्रवाहिनी आ जाती है। शुक्रवाहिनी का क्या काम होता है भाई, शुक्राणुओं का स्थानांतरण करवाना, शुक्राणुओं का ट्रांसफर, यही होता है ना। शुक्रवाहिनी के बाद में क्या आ जाएगा, शुक्राशय। शुक्राशय का क्या काम होता है, शुक्राणुओं का संग्रहण। शुक्राणुओं का संग्रहण, और यहीं पे शुक्राणु पे क्या किया जाता है, स्पर्म बॉल का फॉर्मेशन किया जाता है। मतलब कि शुक्राणुओं को आपस में चिपका दिया जाता है। तो शुक्राणु को आपस में चिपकाएंगे तभी तो बॉल लाइक संरचना बनेगी ना। ठीक है, शुक्राणु को संग्रहण कर दिया और शुक्राणु की क्या बना दी, एक बॉल लाइक संरचना बना दी, स्पर्म बॉल, जिससे कि क्या हो गया, मतलब शुक्राणु को आपस में चिपका दिया। ये तो हो गया शुक्राशय वाला पार्ट। अब इसके बाद में कौन सा होता है, मशरूम, मशरूम ग्रंथि या फिर छत्रक ग्रंथि। पहले मैं इसको तुम्हें डायग्राम दिखा दूं क्या इसका, कॉकरोच का, है ना, और इजी हो जाएगा थोड़ा। है ना, उसमें देख लेते हैं कौन सी स्ट्रक्चर कहां पे है। क्लियर नहीं आ रहा, नहीं तो दिख रहा है क्या, ठीक है। तो देखो ये क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं, वृषण होते हैं। ठीक है, क्या है वृषण, कितने जोड़ी है, एक इधर है और एक उधर है, तो एक जोड़ी हो गए। देखो पाली, देखो 1 2 3 4, 3 से 4 पाली इसमें मिल जाती है। ठीक है, तो टेस्टिस कितने होते हैं, एक जोड़ी होते हैं,
3 से 4 पालियों में विभाजित हो सकते हैं। और ये देखो ये उदर वाला हिस्सा है, तो उदर के चौथे से छठवें खंड के बीच में पाए जाते हैं। और काम क्या होता है इनका? शुक्राणु का निर्माण करना। ठीक है, अब देखो इसमें शुक्राणु बने होंगे। अब वो ये देखो इससे क्या निकल रही है? डक्ट निकल रही है ना, इधर से भी निकल रही है और इधर से भी निकल रही है। इस डक्ट का नाम क्या है? वास डिफरेंस, शुक्रवाहिनी। तो देखो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, जो कि शुक्रवाहिनी से होते हुए कहां पे चले जाते हैं? शुक्राशय में चले जाते हैं। कहां पे चले जाते हैं? इस सेमिनल वेसिकल में चले जाते हैं। जरा सेमिनल वेसिकल। ठीक है, फिर अपन ने बताया था देखो एक बीच में तो क्या है? सेमिनल वेसिकल है। इसके साथ में ये जो एक आपको देखो छतर के आकार की ग्रंथि दिख रही है व्हाइट कलर की जो है, व्हाइट कलर में भी आपको 2 लेयर दिख रही होंगी। एक तो देखो छोटी छोटी और एक बड़ी बड़ी है। तो ये छत्र ग्रंथि जो होती है ना वो 2 प्रकार की होती है, एक तो छोटी नलिका वाली और एक बड़ी नलिका वाली। तो ये जो अंदर की साइड में वो छोटी नलिका वाली है तो स्मॉल ट्यूब्यूल्स बोल दिया है इसको, और जो बाहर की साइड में वो कैसी है? लंबी नलिका वाली, तो उसको लॉन्ग ट्यूब्यूल्स बोल दिया है। ठीक है, अब इसी के ऊपर देखो ये क्या पाई जाती है? ऐसी एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको अपन ने क्या बोला है? फेलिक ग्लैंड बोला है। अब देखो नीचे कौन सी है? ये एजिकुलेटरी स्क्लेरनी नलिका है। कौन सी नलिका है? स्क्लेरनी नलिका। इधर कौन सी है? ये फेलिक डक्ट आ जाएगी, ये फेलिक अपर्चर होते हैं। फिर मैंने आपको बताए थे 3 सेशन खंड मिलते हैं, फेलोमियर मिलते हैं। तो देखो ये लेफ्ट वाला है फेलोमियर, ये वेंट्रल वाला है और ये राइट वाला है। तो जो राइट साइड में मिलता है उसको राइट फेलोमियर बोल दिया, जो वेंट्रल साइड में मिलता है उसको वेंट्रल फेलोमियर बोल दिया, मतलब दायां बायां और अदर। और ये जो लेफ्ट वाले में 2 चीजें मिलती है अभी मैं बता दूंगा, एक तो होता है टिटिलेटर और एक क्या होता है? स्यूडोपेनिस। जो मैंने अभी बताया था ना कि जनन कक्ष को खोलने का काम करते हैं, तो ये दोनों करेंगे, स्यूडोपेनिस और टिटिलेटर। ये क्या होता है? हुक होता है ना, हुक के जैसी संरचनाएं होती हैं जो उसको ऐसे खोल देती है। ये देखो नीचे लग रहा है ना इसमें हुक जैसी संरचना, ये इसको खोलने का काम करते हैं। ये होता है नर वाला। क्लियर है ना? ये अपन उसमें नोट कर रहे हैं। तो देखो शुक्रवाहिनी क्या करती है? शुक्राणुओं का ट्रांसफर करती है। शुक्राशय में क्या होता है? शुक्राणुओं का संग्रहण होगा और स्पर्म की बॉल बना दी जाएगी। अब जो मशरूम ग्रंथि होती है इसमें 2 नलिकाएं पाई जाती हैं, छोटी और बड़ी। तो एक तो कौन सी ट्यूब्यूल होती है? स्मॉल ट्यूब्यूल्स होती है, और एक कौन सी होती है? लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होती है। ये जो स्मॉल ट्यूब्यूल्स है ना, इसका काम तो क्या होता है? शुक्राणुओं को पोषण देने का, न्यूट्रिशन का ना, पोषण प्रदान करती है। तो ये क्या प्रदान करेगी? पोषण प्रदान करेगी। फिर मैंने क्या बोला था? देखो बॉल तो बना दिया, बॉल के ऊपर हमें क्या करवानी है? 3 कवरिंग बनानी है ना। तो जो पहली कवरिंग है कौन बनाती है? ये वाली बनाती है, फर्स्ट कवरिंग है ना, पहला आवरण। देखो अभी तक अपन ने इसको क्या बोला था? स्पर्म बॉल बोला था। और जब भी इस पे आवरण बना दिया जाता है ना, तब इसको स्पर्म बॉल नहीं बोल करके स्पर्मेटोफोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोफोर। ठीक है, तो पहली कवरिंग बन गई है स्पर्मेटोफोर पे। अब मशरूम ग्रंथि के बाद में कौन सी ग्रंथि आ जाती है? पहले डक्ट आ जाती है, एजिकुलेटरी स्क्लेरनी नलिका। कौन सी नलिका है? स्क्लेरनी नलिका, एजिकुलेटरी डक्ट। ये जो डक्ट होती है यह नलिका नर जनन छिद्र द्वारा, किसके द्वारा? नर जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। ठीक है, और इसकी जो स्पर्मेटोफोर है उसकी दूसरी कवरिंग कौन बनाएगा? स्क्लेरनी नलिका बनाएगी। यह है स्पर्मेटोफोर की
सेकंड कवरिंग या फिर सेकंड आवरण बनाती है। ये होता है स्क्लेंडी नलिका के बारे में। फिर ग्रंथि कौन सी आ जाती है? फैलिक ग्रंथि आ जाती है, फैलिक ग्लैंड। इसमें अपन को याद रखना है यह ग्रंथि, अब देखो ये जो ग्लैंड होती है, इस ग्लैंड का नाम क्या है? फैलिक ग्लैंड। इसकी जो डक्ट होगी उसको क्या बोलेंगे? फैलिक डक्ट। और इसका जो अपार्चर जिसके थ्रू ये खुलती है उसको क्या बोला जाता है? फैलिक छिद्र बोलेंगे या फिर फैलिक अपार्चर बोलेंगे। देखो फैलिक ग्लैंड है, इसकी डक्ट क्या बोलेंगे? फैलिक डक्ट। और जिस ओपनिंग या फिर जिस छिद्र के द्वारा ये बाहर खुलती है उसको क्या बोला जाता है? फैलिक अपार्चर बोला जाता है। यहाँ पे ये ग्रंथि फैलिक अपर्चर या फिर छिद्र होता है, ये एक छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। अब बताओ स्पर्मेटोफोर पर कितने आवरण बना चुके हैं अभी तक अपन? 2 आवरण। कितने बनाने हैं टोटल? 3 आवरण। तो तीसरा आवरण कौन बनाएगा? फैलिक ग्रंथि बनाती है। यह स्पर्मेटोफोर पर थर्ड आवरण बनाती है। ठीक है। अब वो कौन से बच गए? फेलोमियर बच गए ना, 3 सेशन खंड। कितने होते हैं? ये 3 होते हैं। पहला कौन सा है? बायां वाला। फिर कौन सा है? अधर। और फिर कौन सा है? दायां। ये जो बायां वाला ना, इसमें 2 चीजें और पाई जाती हैं। एक तो होता है टीटीलेटर और एक होता है सीडोपेनिस। ठीक है। सीडोपेनिस मतलब कूट शिश्न और टीटीलेटर को बोला जाता है लिंगांग्री क्रांत। इनका काम क्या होता है? शिश्न खंड का जनन कक्ष की ओपनिंग को खोलने का। ठीक है। तो ये होता है क्या? नरजनन तंत्र। तो देखो नरजनन तंत्र में पहले क्या होगा? विरसन होते हैं, एक जोड़ी होते हैं। उधर के कौन से वाले खंड पे पाए जाते हैं? 4 से 6 खंड पे पाए जाते हैं और 3 से 4 पालित होते हैं। काम क्या होता है इसमें? शुक्राणुओं का निर्माण करने का। फिर ये शुक्राणु विरसन में बन करके शुक्रवाणी से होते हुए कहाँ पे पहुंच जाते हैं? शुक्राशय में पहुंच जाते हैं। और शुक्राशय में शुक्राणु को क्या कर लिया जाता है? संग्रहण कर लिया जाता है और स्पर्म की आपस में चिपका करके उनकी क्या है? वॉल्यूमस रचना बना दी जाती है। फिर होती है मशरूम ग्रंथि या फिर छत्रक ग्रंथि, जिसमें 2 प्रकार की नलिकाएं पाई जाती है, स्मॉल और लॉन्ग। छोटी या बड़ी भी बोल सकते हैं अपन इसको, है ना। ये जो छोटी ट्यूबल्स होती हैं वो पोषण प्रदान करती हैं शुक्राणुओं को, और जो बड़ी ग्रंथि होती है वो क्या करवाती है? बॉल के ऊपर पहला आवरण बनवा देती है। ठीक है। इसके बाद में जो स्तनयी नलिकाएं होती हैं ये बाहर तो ओपन होगी, किसके द्वारा? नरजनन छिद्र के द्वारा। मान के चलो ये क्या है? स्तनयी नलिका है ना, ये जिसका जो ओपनिंग होती है ये क्या है? नरजनन छिद्र होता है, वहां पे ये ओपन हो जाती है। और ये क्या है? स्पर्मेटोफोर की क्या बना लेती है? दूसरी कवरिंग बना लेती है, दूसरा आवरण बना लेती है। फिर कौन सी होती है? फैलिक ग्रंथि होती है। फैलिक ग्रंथि की जो डक्ट होती है, जो वाहिनी होती है, जो नलिका होती है, उसको क्या बोला जाता है? फैलिक डक्ट बोला जाता है। और उसके अपार्चर को क्या बोला जाता है? फैलिक अपार्चर बोला जाता है। तो यह ग्रंथि फैलिक अपार्चर छिद्र द्वारा बाहर खुल जाती है और स्पर्मेटोफोर पर क्या बना लेती है? तीसरा आवरण बना लेती है। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद में 3 क्या होते हैं? श्वसन खंड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? श्वसन खंड बायां, दायां और अधर। जो बायां वाला होता है उसमें 2 स्ट्रक्चर और पाई जाती है, एक होता है टीटीलेटर और एक क्या होता है? सीडोपेनिस। ये ऐसे अरेंज रहता है कुछ। यहाँ पे ऐसे क्या है? कंटिन्यू संरचना पाई जाती है, ऐसे ये दोनों रहते हैं। क्लियर है इतनी बात? करो नोट।
इसको हिंदी में बोलते हैं शुक्राणुधर, है ना। ठीक है, स्पर्मेटोफोर शुक्राणुधर। क्योंकि जो श्वसन वर्णक अनुपस्थित होता है ना, क्योंकि ये क्या करता है, जो ऑक्सीजन होती है ना उसको डायरेक्टली वो कर लेता है ना वातावरण से। हाँ, हो गया। हो गया।